नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में। आपका स्वागत है। वहीं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से आम आदमी प्रत्याशी सज्जन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बताते चले कि उसके साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जन जन की पार्टी है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि इस बार जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सज्जन सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश को लूट रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। वहीं आपको बता दें चलें कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में अब तक शासन करती आई है। वहीं लगातार 15 सालों से बीजेपी के शासन को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को देख रही है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने की हर तरीके से हथकंडे अपना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सज्जन सिंह ने लोगों से मुलाकात की और उनसे जाकर वोट की अपील की। नमस्कार, मैं हूं पूजा पंचोली और हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आज हम पहुंचे गोविंदपुरा विधानसभा में, जहां आम आदमी के प्रत्याशी सज्जन जी परमार हमारे साथ हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किन वादों और मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सज्जन सिंह परमार, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोविंदपुरा विधानसभा। क्या आपकी रीति और नीति रहेगी जिसपे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको उम्मीद है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि यहाँ गोविंदपुरा में पिछले 55 साल से एक ही परिवार का राज चल रहा है। हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवारवाद वर्सेस एक मौका, वंशवाद वर्सेस एक विकल्प, माननीय केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, एक मौका केजरीवाल जी को, एक मौका सज्जन सिंह परमार को। गोविंदपुरा में बेहाल है गोविंदपुरा। आप मेरे साथ हैं, यदि 2 मिनट आप मेरे साथ चलेंगे तो यहीं की मूलभूत सुविधाओं से आप समझ जाएंगे कि पूरे गोविंदपुरा के क्या हाल होंगे। जिनके सामने आप खड़े हैं, कृष्णा गौर और रविंद्र साहू, दोनों ही बड़े नाम हैं। और कृष्णा गौर ऐसे परिवार से हैं कि बरसों से उन्होंने यहाँ अपना राज किया है। आज फिर उनके सामने आप खड़े हैं। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत वोटों से आप जीत दर्ज करेंगे? देखिए, ये बड़े नाम जनता ने नहीं बनाए, ये बड़े नाम पार्टियों ने बनाए। और ये पार्टी और आप लोग मीडिया वाले बड़े नाम कहते हैं, हमारी जनता तो उनको बड़ा नाम नहीं कहती थी। बड़ा नाम तो तब होता कि वो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं में 55 साल से यदि कुछ कर देते, जनता के लिए थोड़ा सा भला हो जाता, तो बड़ा नाम कह सकते थे। वो तो अभी तक ये रहा कि कांग्रेस ने हमेशा डमी कैंडिडेट दिया, कभी रिपीट नहीं करा, इसलिए वो गढ़ बन गया उनका। और इस बार आम आदमी ही पार्टी एक पार्टी ऐसी है जिसको ध्वस्त कर देगी। सज्जन परिवार के जो परमार हैं, उनके ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, विकास की क्या गाथा लिखेंगे आपने क्या वादे किए हैं पब्लिक से जो पूरे करेंगे, जिससे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है? देखिए, माननीय केजरीवाल जी की 10 गारंटियां हैं जो मध्य प्रदेश को दी है। चाहे वो बिजली की हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, महिलाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पे तो हमारा बहुत फोकस है। आज यदि जनता देख रही है तो पंजाब मॉडल को और दिल्ली मॉडल को देख के यहाँ जनता माननीय केजरीवाल जी को पसंद करे। उनकी जो 10 गारंटियां हैं अभी गोविंदपुरा के। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू चुनावी मैदान में हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने वर्षों से काबिज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं आपको रविंद्र साहू ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे हैं हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 2023 विधानसभा की रण की तैयारी हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने योद्धा रणभूमि में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने रविंद्र साहू पे दाव लगाया है और हम इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, विधानसभा गोविंदपुरा जो क्षेत्र है, गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, 1974 से बीजेपी यहाँ जीतती आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? 1980 से यहाँ भाजपा पार्टी और एक ही परिवार के जनप्रतिनिधि हैं। मैं किसी भी चीज़ को असंभव नहीं मानता, क्योंकि 43 साल का समय इतना बड़ा समय होता है। एक परिवार की 2.5 पीढ़ी का समय होता है। इतना बड़ा समय किसी जनप्रतिनिधि का होना उस क्षेत्र के विकास को पेरिस जैसा होना चाहिए। इस क्षेत्र में कोई भी मूलभूत समस्याओं का अभाव है,
नर्मदा जी के जल का वादा किया गया था घर घर पहुंचाने का, आज तक 60% कॉलोनियों में नर्मदा जी का जल नहीं पहुंचा है। सड़क सिर्फ कॉलोनी के अंदर तो लोग जनसहयोग से सड़क बनवा लेते हैं, कॉलोनी के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़ी बड़ी जगह नालों पे उफान है, सीवेज का पानी रोड पे आके जमा हो जाता है, कोई विकास नहीं है। आधा विकास तो बीएचईएल ने कर। कृष्णा गौर ने पिछली बार बहुत भारी मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था, सेकंड आज आप पे दाव लगा है, आप मैदान में हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना प्यार जनता का मिल रहा है। अपार समर्थन हमें जनता का मिल रहा है। मैं जितनी भी क्षेत्र में गया लोगों में बहुत विरोध है, परिवारवाद को लेके, विकास को लेके। विकास तो कहीं कुछ किया ही नहीं गया है। आप अभी मेरे साथ, मैं अभी शिवनगर में खड़ा हुआ हूँ, हम रत्नागिरी में अंदर गए थे, इतनी गंदगी है, लोग नाक पे कपड़ा मान। कल मेरी धर्मपत्नी बाट 73 में गई थी प्रचार के लिए, वहाँ वो ये बता रही थी इतनी स्थिति खराब, लोग कैसे रह रहे हैं, घर के बाहर इतना कीचड़ और इतनी गंदगी है, लोगों के टॉयलेट। वीरेंद्र साहू विकास के ऐसे क्या मुद्दे लेकर आए हैं कि उन्हें विश्वास है कि विजय श्री का वरण कांग्रेस करेगी? हम 5 मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो उच्च शिक्षा के लिए, दूसरा कोई सरकारी अस्पताल, तीसरा विकास, चौथा नर्मदा जी का जल, और 5वां अत्याचार, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। इन सब मुद्दों को लेकर हमें चुनाव। इतने लंबे समय से एक परिवार का काबिज रहना, अब उनकी आप सीट उखाड़कर फेंकने का दावा कर रही कांग्रेस, और आप उम्मीदवार हैं, टीम में उतर भी गए हैं पार्टी की तरफ से, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या आप वो सीट उखाड़ पाएंगे सर? ये तो जनता जनार्दन का हमें आशीर्वाद मिलेगा, ये तो तय करने 3 दिसंबर को जनता तय करेगी, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के नेता, हम सब ने इस बार संकल्प लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही मानेंगे, और जनता का अपार समर्थन मिल भी रहा है हमें। रविंद्र साहू जनता के मन में अपना घर कर पाएंगे, दिल में बस पाएंगे, या फिर से कृष्णा गौर बाजी मार जाएगी? मैं यहाँ जनता का नेता नहीं, बेटा बन के आया हूँ, माताओं का बेटा और बहनों का भाई बन के। पिछले 4.5 साल से, चाहे कोरोना काल हो या और भी समस्या, जन समस्याओं को लेकर रेगुलर हमने इस क्षेत्र की समस्या को उठाया है। कोरोना काल में जब जनप्रतिनिधि घर पे डर के मारे सो रहे थे, जब 3.5 महीने इन पूरे क्षेत्रों में मैंने अपनी जान पे खेल के घर घर हमने राशन और खाने के पैकेट वितरित किए, खुद मैंने अपनी गाड़ी से, जब लोग घरों से निकल रहे थे। इसी का बहुत विरोध है, लोगों के बीच में रहा, उसका मुझे जन समर्थन बहुत अपार मिला। कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री आप घोषित कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है, उनका दावा है कि 101% कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर ये नहीं होता है तो? आप मीडिया वाले हैं, एबीपी न्यूज में 125 सीटें अधिकतम आई थी, कल जी न्यूज का सर्वे आया है 135 से 145 सीटें थी। ये तो आप लोग खुद तय कर रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। तो हमारे माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मध्य प्रदेश में चमत्कार होगा, 150 से 160 सीट हम जीते हैं, उसमें गोविंदपुरा भी होगी। रविंद्र जी ऐसा क्या करेंगे कि विकास के साथ साथ ही यहाँ की बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दी जाए? हम कभी जनता जनार्दन हमें जनादेश देती है, तो मैं जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ बेरोजगारी खत्म करने के लिए हम बड़े बड़े माल बनाएंगे, इसे छोटे स्केल पे स्वरोजगार चालू करेंगे। स्लम एरियो में, गरीब बस्ती में जाके छोटी छोटी जगह उनके लिए सिलाई मशीन सेंटर बनाएंगे। ये मेरा वादा है उनसे, आपके मीडिया के माध्यम से, कि हम ऐसे छोटे छोटे रोजगार उत्पन्न करें जिससे गरीब लोगों को रोजगार मिले और यहाँ पर खुशहाली आए। एक सवाल मेरा तरफ से रविंद्र साहू से, जिस तरह से जन समर्थन स्लम एरियो में भी कर रहे हैं, क्या बाद में भी जन नेता बन के रहेंगे या वीआईपी नेता की कैटेगरी में आ जाएंगे? मैंने आपसे बोला है कि मैं बेटा बन के रहूंगा। जब किसी का घर में कोई बेटा होता है तो वीआईपी कल्चर में नहीं आता। मैं जमीन पर रहने वाला हूं और मैं जमीन पर रहकर जनता की सेवा करूंगा, ये मैं जनता से वादा कर चुका हूं। आपसे आखिरी सवाल, कितने वोट से जीतने का दावा करते हैं रविंद्र साहू? ये जनता तय करेगी, जीतूंगा जरूर। आप जीतेंगे? फाइनल कर लिया है कि इस सीट से इस बार बीजेपी की आप वापसी करवा? मैंने फाइनल नहीं किया है, ईश्वर के घर में सब लिखा रहता है। हमने पूरी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जुनून होना चाहिए, हम में वो जुनून है। हम सब नेता और कार्यकर्ता मिलकर इस बार इस गोविंदपुरा विधानसभा से भाजपा का बोरिया बिस्तर बांध के उनको रवाना करेंगे। कांग्रेस किस चीज पर चुनाव लड़ेगी? विकास के नाम पर, विकास के दावे पर, या जातिगत समीकरण? विकास, भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी इस क्षेत्र में चरम पर, और पूरे प्रदेश में आपने देखा 50% कमीशन सरकार पूरे प्रदेश में चल रही है। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। घोषणा वीर कहा जाता है, सिर्फ घोषणाएं, वही क्षेत्र की स्थिति है। मैंने बहुत सारी जगह प्रदर्शन किए, बोर्ड लगा दिए, एक साल पहले भूमि पूजन कर गए, कुछ भी काम नहीं किया गया है। तो ये एक ऐसा नारा जो रविंद्र साहू दे और जनता उसे अपना मान ले और हाथ के पंजे पर बटन दबाए। नेता नहीं, बेटा बन के आपके बीच आ रहा हूँ। आप अपना अपार आशीर्वाद और जनसमर्थन दें, जनता से यही निवेदन है। कांग्रेस पार्टी रविंद्र भैया जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ रविंद्र साहू, जिनका कहना है कि भारी भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हुआ है और बीजेपी की यहां से विदाई लगभग तय मानी जा रही है। जनता के बेटे बनकर जनता के बीच में आए हैं, जन नेता बनकर सेवा करेंगे और वीआईपी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। कैमरामैन राहुल बैरागी के साथ पूजा पंचोली। वहीं निवाड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से मीरा दीपक यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है और गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई भी सुधार नहीं हुआ है और कोई भी विकास नहीं हुआ है। अगर सपा के सहयोग से प्रदेश में सरकार बनती है तो प्रदेश के बजट में से 70% पैसा ग्राम के विकास में खर्च किया जाएगा। वहीं निवाड़ी की जनता ने अगर मौका दिया तो निवाड़ी को नोएडा की तरह विकसित किया जाएगा। पिछले 70 सालों का विकास 5 साल में करके दिखाएंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं जस की तस बनी हुई है। मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कि प्रदेश का जो बजट है वो गरीब मजदूर किसानों की मेहनत की गाड़ी कमाई है, उसका 70% भाग गांव पे खर्च होना चाहिए। गांव में गरीबी है, गांव में स्कूल कमजोर है, मास्टर नहीं है, खेतों पर किसानों की परेशानी है, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर इस मैदान में आपके बीच में है और इस बार राजनीतिक हालात कुछ ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हमने कहा कि ये लोग ये बड़े दल जो हैं बड़ी बातें तो करते हैं, पर अगर इनके बजट का हिसाब जनता लेने लगे या पत्रकार साथियों आप लेने लगोगे तो इनका दिमाग सामने क्लियर होगा कि बजट का कितना पैसा गांव पर खर्च किया इन्होंने। जब गांव के लोगों के वोट के बगैर कोई जीत नहीं सकता, 70-80% लोग गांव में बसते हैं इस प्रदेश के, और बजट खर्चते समय आप 20-25% में काम चलाना चाहते हैं और कहते हैं हम गांव का विकास करना चाहते हैं। पूरे गांव के गांव कर्ज में डूब गए लोग, उन्हीं की गाड़ी कमाई के पैसे से मेहरबानी से बता रहे हैं कि हम ये कुछ सहायता करने वाले हैं। अरे इनसे सवाल करो, आपकी क्या घुस घासे देने वाले हो आप? गरीबों के पैसे से गरीबों के उसमें मेहरबानी, ये कब तक चलेगा? मैंने कहा जनता अपना हिसाब जानना चाहती है। कुछ पैसा देकर आप बाकी पैसा हमसे कहां बेईमानी करने जा रहे हो? पहले पुराना हिसाब दो। हमारी बहुत मेहनत की गाड़ी कमाई का 3 लाख करोड़ 1 साल में हमने पैसा दिया, वो पैसा हमारी तरक्की पर खर्च क्यों नहीं है? ये सवाल लोगों के मन में है। हमने कहा, लोगों से आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी को ताकतवर बनाओ। बजट का 70% पैसा गांव पर जाएगा और 50 साल का हिसाब 5 साल में चुकता हो जाएगा आपका। मैं कह सकता हूं समाजवादियों का जो समाजवादी इतिहास है, जो सोच है, जो काम करने का तरीका, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने पूरे जीवन काल पहले कहा कि गांव में खुशहाली के बाद देश खुशहाल नहीं हो सकता, और जब मौका मिला तो पूरा पैसा गांव पर खर्च करके गांव को शहर की तरह बनाने की कोशिश की। वो कौन से वैसे स्थानीय मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ अपार संभावनाएं हैं विकास की। निवाड़ी नोएडा बन सकता है, झांसी जैसा बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का बगल में है और ये बिल्कुल सटा हुआ 5 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश से सीमा लगी है, लेकिन यहाँ कार्य योजना ही नहीं किसी के पास। यहाँ पर अगर विकास के नाम पर आप बात करेंगे तो सिर्फ खोखले वादे हैं। लोग कहेंगे अगर अच्छा अस्पताल नहीं है, जरा सा बुखार बिगड़ जाए, झांसी खड़ा मरीज। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सीहोर विधानसभा से लंबे समय से जनता की सेवा और क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास कार्य करने वाले बीजेपी प्रत्याशी विधायक स्वदेश राय के पक्ष में विशाल आम जनसभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया। आपको बताते चले कि समाज सेवी अरुणा स्वदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में नामांकन रैली में पहुंचने की अपील की गई और कहा कि जनता की सेवा करने में विश्वास रखता हूं। आप सभी परिवार वालों से निवेदन करती हूं कि शनिवार दिनांक 28 अक्टूबर को आप सभी के आशीर्वाद से आपके अपने बीजेपी प्रत्याशी आदरणीय श्री सुदेश राय जी को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन रैली लीसा टॉकीज ग्राउंड से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी रैली में पधार कर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय श्री सुदेश राय जी को अपना आशीष प्रदान करें। बड़ा हर्ष का विषय है कि आने वाली 28 अक्टूबर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम सबके चहेते उम्मीदवार परमादरणीय श्री सुदेश राय जी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और वो रैली के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन भरने जाएंगे। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उस विशाल नामांकन रैली में हमें 28 तारीख को प्रातः 11 बजे लीसा टॉकीज चौराहे पर एकत्रित होकर माननीय विधायक जी के साथ उनके नेतृत्व में उनका नामांकन
दाखिल कराने में उनका सहयोग करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। सभी प्रत्याशी अपने भाग्य की किस्मत आजमाते हुए चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा और भाजपा प्रत्याशी के बीच भारी टक्कर देखी जा रही है। विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बार मामा को विदाई का समय आ गया है और कमलनाथ अपनी सरकार बना रहे हैं और इस बार 147 नहीं 174 सीटें जीत रही है। लोकतंत्र के महात्योहार की तारीखें आ चुकी हैं। विधानसभा 2023 में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने योद्धा रणभूमि में उतार दिए हैं और योद्धा रण के लिए तैयार भी हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कांग्रेस ने पीसी शर्मा जी पर फिर से विश्वास जताया है। पूर्व विधायक हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पूर्व मंत्री। नमस्कार सर। कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है। 2018 में आपने उमाशंकर गुप्ता को हराया था। एक बहुत ही बड़ी जीत थी कांग्रेस के लिए और एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस बार क्या रणनीति है कि कांग्रेस फिर से अपना पंजा हिला रही है? इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कमलनाथ जी की लहर है। और इसलिए लहर है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हैं, जिन्होंने 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिस पर अमल आज तक हुआ नहीं है। और कमलनाथ जी वचन देते हैं, वचन पत्र था पिछली बार भी, जिसमें वृद्धाओं की पेंशन बढ़ी 300-600, 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ, जो किसान ऋण माफी की बात हुई थी। उसके अलावा वृद्धा पेंशन 300-600 बढ़ी, 100 यूनिट 100 रुपए में लोगों को मिली बिजली। ये मेट्रो का काम शुरू किया था, सैंक्शन किया। इस बार पीसी शर्मा जी ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है कि उन्हें लगता है कि ये सीट कांग्रेस की अब रहेगी, परमानेंट नहीं जाने वाली? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। 1.5 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हैं युवा मध्य प्रदेश में, और करीब 1-8 करोड़ रजिस्टर्ड हैं काम के लिए। इनके जो विभाग है इसके अंदर रोजगार कार्यालयों में किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है। जो रोज आत्महत्याएं हो रही है उसकी वजह यही है। और दूसरा, महंगाई चरम पे है, वेट टैक्स सबसे ज्यादा है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, जो हमेशा ये कम करने की बात करते थे। लेकिन कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है उसको लेके हम जाएंगे। जितनी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है, उतना ही महत्वपूर्ण चेहरा भी इस सीट पर है, पीसी शर्मा। ऐसा कहा जाता है कि वो गरीबों के हमदर्द हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। ऐसी क्या रणनीति, ऐसा क्या विकास जो छूट गया है जिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा आपके द्वारा? विकास तो मैंने बताया ना, रोजगार चाहिए लोगों को। महंगाई से जो त्रस्त है उससे राहत मिले, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। और मैंने जो बताया ना वचन पत्र, जो लोग, अगर हम बात करें उस विकास की, तो विकास तो बहुत हुआ है। सड़क, बिजली, पानी सब किया है हमने, संजीवनियां बनाई, सब किया। आज कुछ मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये चुराई इनने है। ये सब घोषणाएं कांग्रेस पहले कर जो इन्होंने कहा 450 में सिलेंडर देंगे, जब कांग्रेस के राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, तो ये 450 और 450 किसी को मिल नहीं रहा है। बस झूठ का पुलिंदा है इनके पास। और वृद्धा पेंशन तो बढ़ाई थी ना हमने 300-600, जिसको 1200 करेंगे। जाति प्रमाण पत्र मुद्दा है हमारा, लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सर, इस बार कांग्रेस किस नाम से चुनाव जीतेगी? जैसे कि आरोप लग रहे हैं भाजपा की तरफ से कि जातिवाद फैलाया जा रहा है, क्या ये उनका कहना सही है? इस पे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, जातिवाद फैलाना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जाति के आधार पर बांटना, ये तो बीजेपी का काम है। ये डिवाइड एंड रूल पे काम करते हैं, जो अंग्रेज करते थे। ये अंग्रेजों की तरफ से चलते हैं, क्योंकि उस समय भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कांग्रेस तो केवल महंगाई और बेरोजगारी से कैसे निपटे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, इस पर काम करेगी।
कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है बनने वाली है, कमलनाथ जी का राज तिलक होगा और कमल की विदाई होगी इस बार? 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये इतनी इसलिए कि कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। जब इतनी सीट होंगी तो खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी। मामा तो खुद कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा। जब उन्हीं ने मान लिया कि मैं जा रहा हूं, मैं बहुत याद आऊंगा, तो ये निश्चित है। पिछली बार भी आपकी सरकार बन गई थी सर, लेकिन कुछ बागियों की वजह से सरकार को गिरना पड़ा था और वापस बीजेपी काबिज हो गई। क्या इस बार ऐसा कोई दाव तो नहीं खेल जाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी का समय खत्म, अब कांग्रेस का समय शुरू हुआ है। इसलिए मैं कहा 174 से ज्यादा सीट आएंगी तो खरीद फरोख्त कर नहीं पाएगा। इसलिए ये वो सब चीजें जो कर चुके हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। इस बार कांग्रेस की एक पॉलिसी जिस पे चुनाव जीत जाएंगे, एक ऐसा स्लोगन जो कांग्रेस ने अब की बार दिया है। मध्य प्रदेश में खुशहाली लाना है, केवल खुशहाली। ये थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा जी, जिन्होंने बीजेपी पे हमला तो बोला ही है, साथ में ये कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार 101% बन रही है और इस बार इतना बहुमत मिलने वाला है कि खरीद फरोख्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक मेहगांव चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया। वहीं हजारों की तादाद में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। वहीं चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने टिकट काटने के बाद पहली बार क्षेत्रीय लोगों से रूबरू हुए और जनता का अपार समर्थन देखने पर रो पड़े। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी अपने नेता को रोते हुए देखकर हजारों की समर्थन में लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार में लगातार नेता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र लिखा। आपको बताते चले कि जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही अटेर विधानसभा के मतदाताओं और शासन के अधिकारियों कर्मचारियों की घर पर बैठक का आरोप भी लगाया। आम मतदाताओं को लुभाने और कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान कराने के निर्देश करते नजर आए। आपको बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के फेसबुक अकाउंट की स्क्रीनशॉट देकर ये शिकायत की गई है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया। जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इन्हें कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।